वेलकम टू स्टडी टाइम विद निकुंज। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट सेकंड, जो कि है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। पार्ट फर्स्ट में हमने एवलिन गिनी के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दोनों जगह आपको मिल जाएगी, सो आप वहां से जाके देख सकते हो। आज के इस पार्ट 2 में जो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड का पार्ट 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, इसमें हम बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बिस्मिल्लाह खान जी फेमस क्यों थे? शहनाई की वजह से फेमस थे। तो आज हम उनकी शहनाई के बारे में और बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में इस अपने पार्ट 2 लेक्चर में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम ये जानें, शहनाई के बारे में पढ़ें, हमें ये पढ़ना होगा कि शहनाई सबसे पहले आई कहाँ से। शुरू से शहनाई नहीं थी, उसका इन्वेंशन हुआ था बाद में। तो शहनाई कैसे इन्वेंट हुई, चलिए हमें वही पढ़ना है। तो देखते हैं। एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पुंगी हुआ करती थी पुराने ज़माने में। तो एम्परर औरंगजेब ने क्या किया, उसने अपने रॉयल कोर्ट में पुंगी बजाने पर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसको जो पुंगी की जो साउंड हुआ करती थी ना, उसको अनप्लेजेंट साउंड, मतलब ऐसी साउंड जो सुनने में अच्छी ना लगे, तो पुंगी की जो अनप्लेजेंट साउंड थी एम्परर औरंगजेब को पसंद नहीं थी। इसलिए रॉयल कोर्ट में पुंगी बजाने पर बैन लगा दिया गया। ठीक है। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर्स। क्या हो गया? पुंगी एक जेनरिक नेम बन गया रीडेड नॉइज मेकर्स के लिए। जेनरिक नेम क्या होता है? जेनरिक नेम का मतलब होता है एक पूरे ग्रुप को एक नाम दे देना, सबको एक कसौटी में तौल देना। और रीडेड नॉइज, रीडेड का मतलब होता है जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फ्लूट हो गया, पुंगी हो गया, जो हवा से बजाए जाते हैं, जितने भी हवा से बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये माना जाने लगा कि जितने भी विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फ्लूट हो गया, पुंगी हो गया, कुछ भी शहनाई, जितने भी रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हवा से बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब बेसुरा साउंड करते होंगे। ऐसा लोगों के मन में धारणा बन गई। सबको पुंगी की वजह से सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो थे, जो हवा से बजाए जाते थे, सबको ही बदनाम हो गए, सारे इंस्ट्रूमेंट्स बदनाम हो गए थे। ठीक है। Few had thought that it would one day be revived. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of pungi. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. अब देखो, उस समय एक बाबर था। बाबर मतलब जो बाल काटते हैं। ठीक है। लेकिन उसकी फैमिली जो थी, म्यूजिशियंस की फैमिली थी, वो म्यूजिशियंस की फैमिली से आता था। तो उसने सोचा कि पुंगी की जो ये बदनामी हुई है, जितने जो ये रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो हवा से बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, सबकी बदनामी हुई है, उसको मैं सुधारूं। तो उसने क्या किया, उसने पुंगी में कुछ मॉडिफिकेशंस किए। क्या किया? उसने एक हॉलो स्टेम्प लिया, मतलब जो अंदर से खोखला हो, एक ऐसा स्टेम्प लिया, उसके ऊपर 7 होल्स बनाए। ठीक है। और जब उसको बजाया, कुछ होल्स को बंद कर कुछ होल्स को खोल के जब उसको बजाया, तो मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुई, मतलब बहुत ही मीठी साउंड, बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस हुई। पुंगी की साउंड जो कैसी थी, अनप्लेजेंट साउंड थी, लेकिन ये जो नया इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया, इसकी साउंड बहुत ही मीठी थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। He played the instrument before the royalty and everyone was impressed. The instrument so different from the pungi that it had to be given a new name. अब जब उसने ये अपना जो नया इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया था, जब उसने राज दरबार में इसको बजाया, तो सारे लोग इम्प्रेस हो गए। अब सबने सोचा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इतना अलग है, पुंगी से बिल्कुल डिफरेंट है। पुंगी की साउंड तो बहुत बेकार होती है, शहनाई की साउंड इतनी अभी शहनाई नाम नहीं दिया गया है, ये जो नया इंस्ट्रूमेंट है इसकी साउंड तो बहुत अच्छी है। तो लोगों ने सोचा इसको एक नया नाम दिया जाए। तो नाम कैसे डिसाइड हुआ? As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber and it was played by a Nai barber, then the instrument was named as Shehnai. तो देखो, सबसे पहले शहनाई शाह के चैम्बर में, शाह चैम्बर मतलब राजा के दरबार में बजाई गई, तो वहां से वर्ड आ गया शाह। और उसको बजाया किसने था? नाई, यानी बार्बर। बार्बर को हिंदी में नाई बोला जाता है। ठीक है। उसको बजाने वाला कौन था? नाई था। तो वहां से नाम बन गया शह नाई। शह मत कहाँ से आया? राजा के दरबार में बजाई गई इसलिए शह आ गया, और नाई ने बजाई, बार्बर ने बजाई, इसलिए वहां से नाई आ गया। तो शह नाई नया नेम बन गया इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंस भी देख सकते हो। पुंगी, पुंगी ऐसी होती है, बेकार सा साउंड होता है इसका, और ये शहनाई है। ठीक है। अब आगे चलो देखते हैं। The sound of Shehnai
began to be considered as auspicious. शहनाई के साउंड को लोग पवित्र मानने लगे, शुभ मानने लगे, ठीक है. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे शहनाई को मंदिरों में बजाया जाने लगा और फिर शहनाई एक अभिन्न हिस्सा बन गया किसका, शादियों का. हर शादी में लोग शहनाई बजती ही बजती है, तो शादियों का और टेम्पल्स का एक बहुत अभिन्न अंग जिसे आप कह सकते हो, इंडिस्पेंसिबल पार्ट, वो बन गया शहनाई, ठीक है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल एसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट द रॉयल कोर्ट. पुराने ज़माने में रॉयल कोर्ट्स में बहुत सारे म्यूजिशियंस हुआ करते होते, ठीक है. तो वहाँ पे 9 ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते थे, नौबत जिसको कही जाती थी, ठीक है. नौबत मतलब 9 अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, जैसे तबला हो गया, फ्लूट हो गई, शहनाई. तो उसमें शहनाई को भी रॉयल कोर्ट में जगह मिल गई, नौबत का पार्ट हो गया. यानी कि 9 ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जो रॉयल कोर्ट में बजाए जाते थे, शहनाई उसका पार्ट बन गई. Till recently, it was only used in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. अब देखो, पुराने ज़माने में शहनाई केवल मंदिरों में और शादी वगैरह में बजाई जाती थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान जी ने क्या किया, उन्होंने मंदिरों और शादी में से ही शहनाई को निकाल के इसको क्लासिकल स्टेज पे लाया, ग्लोबल लेवल पे शहनाई को प्रेजेंट किया. पहले शहनाई केवल शादी में या मंदिर में बजाई जाती थी, लेकिन इसको एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह लाया, प्रेजेंट किया और पूरे ग्लोबल लेवल पे इसको लेके गया, इसको फेमस कराया इंस्ट्रूमेंट को. इसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है, बिस्मिल्लाह खान जी को. उनकी वजह से ही शहनाई पूरे एक क्लासिकल स्टेज पे आ पाई और पूरे ग्लोबल लेवल पे फेमस हो पाई. अब आगे देखो, अब हमें देखना है बिस्मिल्लाह खान जी की स्टोरी शुरू कैसे हो रही है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान जी का सफ़र कहाँ से शुरू होता है, डुमराव से. डुमराव एक छोटा सा टाउन है बिहार में, ठीक है. वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जी पले बड़े, वहीं से सब कुछ उनका हुआ. वहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे वहाँ पे, ठीक है. फिर क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खान जी के वहाँ पे डुमराव में ही बिहारी जी का टेम्पल था, ठीक है. उस टेम्पल में बिस्मिल्लाह खान जी जाया करते थे. भोजपुरी चैता एक सॉन्ग होता है, लोकल सॉन्ग भोज चैता, वो तो भोजपुरी चैता गाने वहाँ पे जाया करते टेम्पल में, ठीक है. और जब गाना पूरा हो जाता था तो वहाँ के कोई लोकल महाराज थे, वो बिस्मिल्लाह खान जी से खुश होकर हर बार उनको 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू गिफ्ट में दिया करते थे, ठीक है. और अब बिस्मिल्लाह खान जी का सफ़र वहाँ से शुरू होता है और आज की डेट में बिस्मिल्लाह खान जी दुनिया के सबसे ज़्यादा रिनाउंड शहनाई प्ले करने वाले बन गए, सबसे बड़े शहनाई वादक बन गए हैं, ठीक है. कौन, बिस्मिल्लाह खान जी. और उन्होंने इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि भारत रत्न है उसको भी पा लिया है, ठीक है. बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Pagambar Baksh and other paternal ancestors were also great शहनाई players. अब बिस्मिल्लाह खान जी का जो डेट ऑफ बर्थ था वो 21 मार्च 1960 और इनकी फैमिली में सभी लोग शुरू से ही शहनाई प्लेयर्स रहे हैं. देखो, उनके जो ग्रैंडफादर थे, ठीक है, वो रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग्स के कोर्ट में. और उनके जो फादर थे पैगंबर बख्श, वो भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, वो भी बहुत अच्छा शहनाई बजाते थे, ठीक है. और उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब पिता के साइड के जितने भी रिश्तेदार, जैसे कि चाचा हो गए, बड़े पापा, पिताजी, दादा, ये सारे लोग बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे, शहनाई वादक थे, बहुत अच्छा शहनाई सारे लोग बजाते थे. तो शुरू से ही उनको एक एटमॉस्फेयर मिला जिसमें वो शहनाई को सीख पाते, शहनाई को समझ पाते, ठीक है. अब आगे देखते हैं. द यंग बॉय टुक म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. तो बिस्मिल्लाह खान जी की लाइफ में शुरू से ही कम एज से ही म्यूजिक की एंट्री हो गई थी, क्योंकि सारे उनकी फैमिली में सारे लोग शहनाई प्लेयर थे, तो कम एज में उनकी लाइफ में म्यूजिक ने एंट्री ले ली थी. एट द एज ऑफ 3, व्हेन हिज मदर took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई. अब जब बिस्मिल्लाह खान जी 3 साल के थे तो उनकी मम्मी ने उनको उनके मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा,
मामा के घर लेके गई बनारस में, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जी ने वहाँ देखा कि उनके जो मामा लोग थे वहाँ पे किस तरीके से शहनाई बजाते थे। उनके जो मामा लोग थे वो लोग भी बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर्स थे। जब बिस्मिल्लाह खान जी ने देखा कि उनके मामा लोग कैसे शहनाई प्रैक्टिस करते, कैसे शहनाई बजाते हैं, सो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गई ये सब देख के, ठीक है। आगे देखो, सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खान जी के जो मामा थे अली बख्श, वो बनारस के ही एक विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने का काम करते थे, वहाँ जाके शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खान जी भी उनको अकम्पनी करने लगे, उनके साथ जाने लगे मंदिर में शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श would play Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। देखो, तो वहाँ पे उनके मामा जो थे टेम्पल के अंदर वो शहनाई बजाया करते और बगल में बिस्मिल्लाह खान जी बैठ के कैप्टिवेटेड मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के उन घंटों तक जब उनकी उस शहनाई को सुना करते वहाँ पे, ठीक है। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वॉज सेट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। धीरे धीरे उनके मामा ने उनको शहनाई बजाना सिखाना शुरू कर दिया और वो दिन भर बैठ के शहनाई की प्रैक्टिस करते। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maya and the banks of Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he would practice in solitude। धीरे धीरे बालाजी का टेम्पल, मंगला मैया का टेम्पल और गंगा किनारे का जो घाट हुआ करते थे वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जी, अप्रेंटिस मतलब होता है कोई नया जो सीखने वाला होता है, अप्रेंटिस जो नया शिष्य जो बन के आता है उसको आप बोलते हैं अप्रेंटिस, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान जी वो भी अप्रेंटिस ही थे, पहली बार सीखने आए थे शहनाई, ठीक है। तो वो इन जगहों पे बालाजी टेम्पल पे, मंगला मैया टेम्पल पे, गंगा जी के जो बैंक्स ऑफ रिवर गंगा थे वहाँ बैठ के घंटों तक अकेले, सॉलिट्यूड मतलब अकेले अकेले बैठ के वहाँ पे घंटों तक शहनाई की प्रैक्टिस किया करते। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of Shehnai। गंगा का जो पानी था वो उनको और इंस्पायर करता था एक तरीके से इम्प्रोवाइज करने के लिए, मतलब और सुधार लाने के लिए अपने अंदर, ठीक है। और नए नए राग को उन्होंने इन्वेंट किया, मतलब जैसे होते हैं ना बहुत सारे राग होते हैं, सुर होते हैं जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। तो पहले लोग मानते थे कि शहनाई पे वो सारे राग, वो सारे बड़े बड़े जो राग सुर होते हैं उसको आप शहनाई पे नहीं बजा सकते, लेकिन बिस्मिल्लाह खान जी ने सबको गलत साबित किया। उन्होंने घंटों घंटों प्रैक्टिस की अकेले बैठ के और जो राग जो सुर जो लोग सोचते थे कि शहनाई पे कभी बजाए ही नहीं जा सकते उन सबको शहनाई पे बजा के दिखाया, ठीक है। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle at the Allahabad Music Conference। At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it।" ठीक है। फिर जब बिस्मिल्लाह खान जी 14 ईयर्स के हुए तो वे अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए और वहाँ पे उन लोगों ने शहनाई बजा दी। तो फिर उस्ताद फयाज खान, ठीक है, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी के कंधे पे हाथ थपथपाते हुए कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। खूब मेहनत करो और तुम एक दिन अपने जो तुम्हारा जो एम है तुम उसको पालोगे। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah Khan's big break। He soon became often heard शहनाई player on radio। अब बिस्मिल्लाह खान जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आया? जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुल गया, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान जी रेडियो पे शहनाई बजाना शुरू कर दिए, ठीक है। और धीरे धीरे रेडियो पे सबसे ज़्यादा फेमस शहनाई प्लेयर बन गए बिस्मिल्लाह खान जी, जिनको लोग सुनना बहुत पसंद करते थे। When India gained independence on 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet nation with his Shehnai। He poured his heart and into Raag Kafi from Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous speech, "Tryst with Destiny"। ठीक है, क्या हुआ 15 अगस्त 1947 को भी बिस्मिल्लाह खान जी को इनवाइट किया गया रेड फोर्ट के ऊपर शहनाई बजाने के लिए और वहाँ पे उन्होंने गए, उन्होंने शहनाई बजाई और उन्होंने वहाँ पे उस दिन राग काफ़ी बजाया। और ये वीडियो आज भी अवेलेबल है यूट्यूब वगैरह पे, आप जाके देख सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा बिस्मिल्लाह खान जी का रेड फोर्ट पे 15 अगस्त 1947 को शहनाई बजाते हुए, ठीक है। उस दिन उन्होंने राग काफ़ी बजाया और बहुत अच्छी शहनाई बजाई। और उस दिन उनकी वो जो ऑडियंस में कौन था, एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी वहाँ पे थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, तो इंडिपेंडेंस डे पे वो भी रेड फोर्ट पे थे। उन्होंने भी बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई को सुना और उसके बाद ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी एक बहुत फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, बहुत एक फेमस स्पीच है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, उसको उन्होंने शहनाई सुनने के बाद वहाँ से रेड फोर्ट पे ये स्पीच अपनी दी।
Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. इंडिया में भी और अब्रॉड में नहीं, फॉरेन कंट्रीज सब जगह बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रखी हैं. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. देखो, जब वो अफगानिस्तान गए शहनाई बजाने के लिए, तो वहाँ अफगानिस्तान के जो किंग थे, किंग जाहिर शाह, वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए उनके माइस्ट्रो से. माइस्ट्रो मतलब होता है जो बहुत ही स्किल्ड म्यूजिशियंस होते हैं, उनकी मास्टरी एक तरीके से, जिस तरह से वो इतने स्किल्ड थे शहनाई बजाने के लिए, उसको बोला गया है माइस्ट्रो. ठीक है, उससे इम्प्रेस होके वहाँ अफगानिस्तान के जो किंग थे उन्होंने बहुत सारी महंगी पर्शियन कार्पेट्स, ठीक है, और सोवेनियर्स का मतलब होता है यादगार के रूप में, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स. जैसे आप कहीं जाते हो किसी जगह पे, तो यादगार के लोग आपको गिफ्ट वगैरह देते ना कि ये हमारी निशानी याद रखना हमेशा के लिए, ठीक है, वैसे ही सोवेनियर्स उनको बोलते हैं. तो वहाँ के किंग ने भी बहुत सारे सोवेनियर्स, पर्शियन कार्पेट्स और भी ऐसे महंगे गिफ्ट बिस्मिल्लाह खान जी को गिफ्ट में दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे उनकी शहनाई को सुन के. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली one to be fascinated with Bismillah Khan's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah Khan play at a festival that he named the film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. जो अफगानिस्तान के किंग थे वो एक लौते इंसान थे नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई सुन के इम्प्रेस हो गए थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वो तो इतना इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई सुन के कि उन्होंने अपनी जो एक फिल्म थी उसका नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई. गूंज उठी शहनाई ये फिल्म बनाई थी विजय भट्ट ने इनसे बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई सुन के उनसे इंस्पायर होके ये फिल्म ही पूरी बना डाली, गूंज उठी शहनाई. और उस फिल्म के अंदर द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस दिल का खिलौना टूट गया टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर. ठीक है, उस फिल्म के अंदर बिस्मिल्लाह खान जी ने भी ये गाना था दिल का खिलौना टूट गया, उसमें शहनाई बजाई थी. ठीक है, और ये इतना ज़्यादा फेमस हुआ, ये नेशन वाइड चार्ट बस्टर, मतलब हर एक व्यक्ति इस गाने को गुनगुनाता था उस टाइम पे, इतना ये फेमस रिकॉर्ड तोड़ फिल्म हिट हुई. ठीक है, उसके बाद डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सॉलिलॉइड वर्ल्ड, Bismillah Khan's ventures in the film music were limited to two Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Shanadi Aparna. I just can't come to the terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. देखो, इतना सक्सेसफुल फिल्म जो थी गूंज उठी शहनाई इतनी फेमस हुई, जिसमें उन्होंने उनका जो गाना था दिल का खिलौना टूट गया, जिसमें बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई बजाई थी, तो इतना फेमस हुआ. लेकिन उसके बाद ही बिस्मिल्लाह खान जी ने, ऐसा नहीं था कि बहुत सारी उसके बाद फिल्में की, बहुत सारी फिल्मों में शहनाई बजाई हो, ऐसा उन्होंने नहीं किया. उन्होंने केवल 2 ही फिल्मों में शहनाई बजाई. कौन कौन सी? एक तो गूंज उठी शहनाई जो विक्रम भट्ट की थी, और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ा की एक फिल्म सनादी अपन्ना. बस इन 2 फिल्मों में बिस्मिल्लाह खान जी ने काम किया. उसके बाद उन्होंने किसी बॉलीवुड की किसी फिल्म में काम नहीं किया. क्यों? उन्होंने कहा कि जो आर्टिफिशियलिटी है, जो ग्लैमर है फिल्म वर्ल्ड का, उन्हें ये सब पसंद नहीं. वो बहुत सिंपल पर्सन थे, सिंपलिसिटी उनको पसंद थी. उनको ये आर्टिफिशियल ग्लैमर, ये चकाचौंध, ये सब उनको पसंद नहीं था. इसलिए उन्होंने आगे बस 2 फिल्मों में काम किया, दोनों बहुत हिट हुई. उसके बाद उन्होंने फिल्म वर्ल्ड का काम छोड़ दिया, आगे काम उन्होंने नहीं किया फिल्म में. फिल्म मतलब काम करने से मतलब वही शहनाई बजाना, फिल्मों में गानों में शहनाई बजाते थे. ठीक है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall, United States of America. बिस्मिल्लाह खान जी के पास जैसे जैसे फेमस होते गए, बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारा अप्रिशिएशन उनको मिलता चला गया. वो फर्स्ट इंडियन बने जिनको अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल के अंदर इन्वाइट किया गया शहनाई बजाने के लिए. He also took part in World Exposition in Montreal, in Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. तो अलग अलग जगह उनको इनवाइट किया गया, ये सबके नाम दिए गए हैं. वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर. इन सारी बड़ी बड़ी जगहों पे उनको बुलाया गया शहनाई प्ले करने के लिए. और वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में शहनाई प्ले की थी. फर्स्ट इंडियन जिनको इन्वाइट किया गया था उस जगह पे. ठीक है, वहाँ जाकर उन्होंने शहनाई प्ले की थी. ठीक है, सो वेल नोन did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान इतने फेमस हो गए कि तेहरान ईरान की कैपिटल सिटी है, इतने फेमस हो गए कि तेहरान में, जो कि ईरान की कैपिटल सिटी है, वहाँ पे एक पूरा ऑडिटोरियम उनके नाम पे बना दिया गया जिनका नाम था तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ये पूरा ऑडिटोरियम तेहरान के अंदर
इनको डेडिकेट करते हुए बना दिया गया था। ठीक है। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण व कन्फर्ड ऑन हिम। नेशनल वाइड जो नेशन में उनको अवार्ड दिए गए कौन कौन से थे? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। फिर 2001 में उनको भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है। विद द coveted award resting on the chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. ठीक है। 2000 जब उनको इतने सारे अवार्ड्स मिल गए तो एक अजीब सी एक रेयर हैप्पीनेस के साथ उन्होंने ये बात कही लोगों से कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। ठीक है। टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, इंडिया का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन इसका म्यूजिक है। और अब वेस्ट की कंट्रीज से भी लोग हमारे म्यूजिक को सीखने आ रहे हैं, तो इंडियंस अपने म्यूजिक को क्यों नहीं सीखते? तो पेरेंट्स से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को आप सब म्यूजिक जरूर सिखाइए। In spite of having travelled all over the world, Khan Saab, as he fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns in the world. अब देखो बिस्मिल्लाह खान जी को खान साहब ही बोला जाता था। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में घूमे, अलग अलग जगहों पे गया। देखो आपने पढ़ा था ना, ओसाका ट्रेड फेस्टिवल है ना, उसके बाद लिंकन सेंटर हॉल, सब जगह वो गए थे, बड़े बड़े जगहों पे वो गए, वहाँ शहनाई बजाई। लेकिन फिर भी उनके लिए जो बनारस था और जो डुमराव था, ये दो उनकी दुनिया के सबसे खूबसूरत टाउन्स थे इनके लिए पूरे वर्ल्ड में। बड़ी बड़ी जगहों पे गए, लेकिन उनको जो अपनी जो रूट्स थी बनारस और डुमराव, इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। इनके लिए हमेशा ये सबसे ज़्यादा मोस्ट वंडरफुल टाउन्स रहे इनके लिए, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पसंदीदा शहर रहे इनके लिए। अ स्टूडेंट ऑफ हिज once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there, but Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country, I keep yearning to see Hindustan, while in Mumbai, I think of only Banaras and Holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao. तो देखो क्या हुआ, इनके एक स्टूडेंट ने इनसे एक रिक्वेस्ट की कि यूएस में आप अपना एक शहनाई स्कूल खोल लीजिए, आप उसके हेड बन जाइए। ठीक है। और उसने ये भी कहा कि आपको बनारस इतना पसंद है तो मैं यूएस के अंदर ही बनारस जैसे टेम्पल्स बनवा दूंगा। जैसे बनारस में टेम्पल्स है ना, बालाजी टेम्पल, मंगला माता टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल, वैसा ही रेप्लिका उन सब टेम्पल्स का वहाँ पे यूएस के अंदर ही बना दूंगा, और वहीं बीच में आप अपना स्कूल खोल लेना। ठीक है। जिससे आपको पूरा फील है कि आप बनारस में ही हो। तो बिस्मिल्लाह खान जी ने उससे कहा कि ठीक है, तुम टेम्पल्स ही तो कॉपी कर लोगे वहाँ पे, लेकिन तुम क्या गंगा नदी का जो पानी, जो गंगा बह रही है बनारस में, तुम क्या गंगा नदी को भी वहाँ पे रेप्लिकेट कर पाओगे? नहीं ना कर पाओगे। इसलिए बनारस अपने आप में यूनिक है। और वो आगे कहते थे कि जब भी मैं फॉरेन लैंड में होता, जब भी मैं कहीं विदेश में होता था, तो मैं हमेशा हिंदुस्तान यानी इंडिया को देखने के लिए तरसता था। और जब मैं इंडिया में होता, मुंबई में होता, तो मैं बनारस जाने के लिए परेशान रहता। और जब मैं बनारस और गंगा, होली गंगा को मिस करता। और जब मैं बनारस में होता तो मैं डुमराव का फेमस मट्ठा, ठीक है, इसको खाने के लिए हमेशा वो इन सब चीज़ों को मिस करता, इन सबको याद करता। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जब मैं कहीं किसी फॉरेन कंट्री में होता तो इंडिया को मिस करता, इंडिया के अंदर मुंबई वगैरह में कहीं पे होता तो बनारस और होली गंगा को मिस करता, और कभी बनारस में होता तो डुमराव और वहाँ का मट्ठा मिस करता। मतलब हमेशा जो बनारस और डुमराव थे, ये इनके लिए इनकी फेवरेट सिटीज़ थे। यहीं से वो निकले थे, यहीं से वो पले बड़े थे, यहीं से वो आगे बढ़े थे। तो ये दो सिटीज़ को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर हो जाता है एंड। अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।